हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं स्टार्ट करूँगा ग्रेविटेशन। 11th का टॉपिक है, 11th का चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत लेंथी चैप्टर भी है। इससे पहले हमने रोटेशन खत्म करा था, कुछ महीने पहले प्रोबेबली एंड हमने एक वीडियो करा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म में। आज मैं ऑफिशियली स्टार्ट करूँगा ग्रेविटेशन फुल चैप्टर एंड मैं थोड़ा डिफरेंटली लेके इस चैप्टर को चलूँगा। आई एम गोना स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रॉब्लम्स लेंगे एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एक टाइप की प्रॉब्लम्स लूं, सो दैट इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन, सो दैट यू वुड बी एबल टू हैंडल दैट प्रॉब्लम। यही मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी एंड कॉन्सेप्ट वाले पार्ट बहुत छोटे वीडियोस रहेंगे, सो दैट कि उसको 11th वाले भी यूज कर सकते हैं एंड नीट एंड जेई स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, बट जो न्यूमेरिकल्स वाले वीडियोस रहेंगे, ठीक है, वो प्रोबेबली बहुत ज्यादा लंबे रहेंगे एंड उनको वही देखेंगे जिनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा फिजिक्स में एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग को, अपने स्किल्स, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं उनको एनहांस करने की। इज दैट ओके? लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद द ग्रेविटेशन। ओके, ग्रेविटेशन में हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फोर्स आता है उसको, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैथमेटिक्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग से पहले हम चाहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स को अंडरस्टैंड कर सके। ओके, एंड यही वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके लिए न्यूटन साहब बहुत ज्यादा माने जाते हैं। ठीक है, जैसे ये स्टोरी तो ऑब्वियसली नॉर्मल सी स्टोरी है, लाइक एवरीबडी नोज दिस नाउ द स्टोरी, जिसमें क्या होता है कि न्यूटन बैठे थे कहीं पे, सर आइजक न्यूटन बैठे थे कहीं पे एंड लाइक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे एंड उसने देखा कि एक सेब गिर रहा है। ठीक है, मैं कन्वेंशनली चलूंगा कि मतलब जो बुक्स में लिखा है मैं वही लेके चलूंगा। ठीक है, सेब गिर रहा है तो इसने अंदर से सोचा होगा कि इसने अंदर से सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा। ठीक है, जैसे ये हमारे पास अर्थ है तो उसने सोचा होगा कि ये नीचे क्यों गिरा एंड उसका आंसर उसने खुद ही दे दिया। उसने बोला कि ये एप्पल इसीलिए नीचे गिरा होगा बिकॉज देयर मस्ट बी सम फोर्स, देयर मस्ट बी सम नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या फोर्स? नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। किसकी डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में ये आ रहा है। ये किस डायरेक्शन में आ रहा है? नीचे की डायरेक्शन में। दैट मीन्स देयर मस्ट बी नेट अनबैलेंस्ड फोर्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये न्यूटन की एक्सप्लेनेशन थी इसकी। इसने देखा कि एप्पल नीचे गिर रहा है तो इसने इसका आंसर अंदर से ही सोचा होगा। बहुत ऑब्वियसली इतना जल्दी भी नहीं होगा कि 1-2 दिन में हो गया होगा। ठीक है, बहुत साल लगते हैं किसी आइडिया को लाइक फिट करने में, ओके, उस चीज को लाइक फिक्स करने में। ठीक है, एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग। तो इसने देखा, इसने सोचा अंदर से कि देयर मस्ट बी सम फोर्स, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। ठीक है, बिकॉज आपको पता है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स ऐसे देंगे तो ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इज दैट ओके? लाइक अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनर्शिया ये बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी अनलेस एंड अंटिल कम्स एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अगर मैं यहां से एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स दूं तो ये बॉडी मूव करेगी, मतलब कि ये रेस्ट से अब एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगी। उसी तरीके से जब ये एप्पल यहां पे रेस्ट पे था तो ये नीचे गिरा। दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम फोर्स डाउन इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज वाई कि ये एप्पल डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा। ठीक है, न्यूटन यहां पे नहीं रुके। ठीक है, इसने अभी इस चीज को कुछ नहीं बोला कि ये कौन सा फोर्स है, इसने सिंपली बोला कि ये एक फोर्स है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। ठीक है, लाइक अब मैं मान के चलूंगा इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स है जो नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है इस एप्पल पे। ठीक है, लेकिन अब उसने थोड़ा इसको ना लाइक यू टर्न किया, इसने थोड़ा शिफ्ट किया इस आइडिया को। लाइक व्हाट ही डिड, उसने बोला कि लाइक अगर हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है एंड मैं यहां से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं। ठीक है, मैं थ्रो कर रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ। ठीक है, लेट्स से 10 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है, 20 मीटर्स पर सेकंड, व्हाटएवर। ये नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली एस्केप तो करेगा नहीं। ठीक है, एस्केप स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो
उससे छोटी, लाइक मैंने 30 मीटर्स पर सेकंड या 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी इसको, ये नीचे गिरा। एंड वाई नीचे नीचे क्यों गिरा? बिकॉज नीचे इसकी तरफ एक फोर्स आ रहा है, ठीक है, बिकॉज इस ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट को मैं फेंक रहा हूं, ठीक है, उस पे एक फोर्स आ रहा है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, ठीक है, एग्जैक्टली यही वाला फोर्स जो इस एप्पल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है इसको डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, यही फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई हो रहा है जिस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे किसी वेलोसिटी से स्पेस में फेंक रहा हूं। इज दैट ओके? सो इसने एक और इसने इसको थोड़ा और एनहांस किया, इसने बोला कि लेट मी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मैं पार्टिकल की स्पीड को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, इसने इसकी स्पीड को इंक्रीज किया, तो इसने देखा कि ये थोड़ा आगे गया एंड फिर नीचे गिरा। इज दैट ओके? सो इसने फिर से इसको कुछ स्पीड दी, इसने बोला फिर ये नीचे गिरा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मैं बहुत ज्यादा स्पीड दूंगा तो ये ऐसे नीचे गिरेगा अब, ठीक है, अब तो अर्थ पे नहीं गिरेगा ना, इसकी इतनी स्पीड है। तो मैं एस्केप स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैं एस्केप स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को एस्केप करेगा, नहीं, ये इस अर्थ को एस्केप करे, मतलब अर्थ से बाहर जाएगा, ठीक है। ये अब ऊपर गया बट अब नीचे आएगा, बट नीचे तो अर्थ है नहीं, तो ये अब स्टार्ट करेगा इसमें रेवोल्यूशन, ठीक है, ये इसको या इसको इसके अर्थ के अराउंड ये रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा। किस फोर्स की वजह से? देखो यहां पे भी एक फोर्स था अंदर की तरफ, ग्रेविटेशन छोड़ेगा नहीं इसको, ग्रेविटेशन स्टिल है, ठीक है, जो यहां पे एप्पल पे ग्रेविटेशन है, न्यूटन, दैट्स व्हाई न्यूटन ने इस छोटे से एप्पल से ना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया, जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब कि हर जगह पे एप्लीकेबल है, ठीक है। एंड कहां से आइडिया मिला? इस छोटे से एप्पल से। एंड आप खुद देख लो कहां से आइडियाज को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक एप्पल था, नीचे गिरा, इसने बोला यहाँ पे नीचे फोर्स है, इसने एक पत्थर फेंक दिया, इसने कोई लाइक ऑब्जेक्ट फेंक दिया, इसने बोला कि ये आगे जाके अर्थ पे ही गिरा है बिकॉज नीचे एक फोर्स है, इसने थोड़ी इसकी बहुत ज्यादा थोड़ी स्पीड दे दी, थोड़ा आगे जाके गिरा लेकिन अर्थ पे ही गिरा। किस फोर्स की वजह से? बिकॉज अंदर की तरफ एक फोर्स था, यहां पे भी अंदर की तरफ फोर्स था, ठीक है। अब ये ऊपर गिरा, अब अंदर की तरफ था, लेकिन अब ये नीचे गिरता, लेकिन इसने इसने अर्थ से इतना बाहर गया था, ठीक है, अब ये अर्थ पे नहीं गिर रहा है, अब इसने स्टार्ट किया रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। और कोर्स ना फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इसके रिवोल्यूशन के लिए, बिकॉज अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, देयर मस्ट बी सम सेंट्रीपिटल फोर्स ना, कोई सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा ना जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो उसने बोला यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है वो ग्रेविटेशन ही तो है, अगर अब यहां पे तो वो ग्रेविटेशन ही है, ठीक है। इसने बोला कि जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है एप्पल को गिराने में, पूरा ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लाइक फिजिक्स गैलेक्सी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो ये फोर्स इस एप्पल को गिराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वही फोर्स यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, वही फोर्स रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए भी, ठीक है। जैसे मून होती है, वो मून अराउंड किसके जाती है? मून तो अराउंड अर्थ जाती है, सेम फोर्स रेस्पॉन्सिबल है मून को रिवॉल्व कराने में जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है एप्पल को गिराने में, ठीक है। दैट इज वाई कि ये आइडिया यूनिवर्सल सा हो गया लेटर ऑन, ठीक है। दैट इज वाई हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अगर हमारी अर्थ अराउंड द सन घूम रही है, ओके, रोटेट कर रही है इन सर्कुलर ऑर्बिट्स व्हाटएवर, ओके, यू नो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आते हैं, ठीक है। सो लेट मी अज्यूम फॉर सम टाइम कि ये सर्कुलर ऑर्बिट्स है, ठीक है। सो उसके लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है वो तो ग्रेविटेशन ही है ना, बिकॉज यू नो अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है इन सर्कुलर मोशन और रिवॉल्व कर रही है, देयर मस्ट बी सम सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है मून को घुमाने में, ठीक है, वो तो ग्रेविटेशन ही है। एंड उसने बोला कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये एप्लीकेबल टू एनी टू बॉडीज, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल to any two bodies, that means any two bodies apply force on one another, ठीक है, applicable to any two bodies in universe, any two bodies in universe। मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूं, मतलब कि दुनिया में जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो, वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे पे क्या अप्लाई करते हैं? वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके। एंड न्यूटन ने इसी फोर्स को बोला कि इसको मैं बोलूंगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का एक्चुअल आइडिया, ठीक है। बाद में मैं अभी लॉ की बात नहीं कर रहा हूं,
ठीक है, मैं इस ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहा हूं। ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब हो गया कि जो भी दुनिया में दो बॉडीज है, लाइक यहां पे पेन एंड मैं हूं, ये दो बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स है, हम एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अर्थ एंड अर्थ एंड सन, वो भी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अर्थ एंड मून, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सन एंड मास, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। सो इन्होंने बोला यही एक फोर्स है जो दुनिया के किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है। अभी फॉर्मूला ला की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं न्यूटन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि अब न्यूटन ने तो बोला कि लाइक कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, लेकिन कितना है, कितना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रही है, लेकिन कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, देयर मस्ट बी ना, बिकॉज फोर्स इज अ फैक्टर क्वांटिटी, देयर मस्ट बी सम मैग्नीट्यूड। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं किसी स्पीड से, सो आई मस्ट बी नोइंग ना विद हाउ मच स्पीड आई एम throwing this object. So उसी तरीके से फोर्स एक फैक्टर क्वांटिटी है, दैट मींस देयर आर टू थिंग्स एसोसिएटेड विद द फोर्स, वन इज मैग्नीट्यूड, अनदर इज डायरेक्शन। सो न्यूटन ने बोला कि मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूंगा, ठीक है, जिससे आप ये निकाल सकते हो कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई कर रही है। ये अर्थ मून पे कितना फोर्स अप्लाई करेगी, ये अर्थ सन पे कितना फोर्स अप्लाई करेगी, सन मास पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा। उसने बाद में एक फॉर्मूला दे दी, उसने एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, मैथमेटिकल एनालिसिस की, ठीक है। किस चीज की, मैथमेटिकल एनालिसिस की, इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की, जो ये कॉन्सेप्ट था। एंड उसने बोला कि ये जो फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है दो मासेस के ऊपर, जिन दो मासेस के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। उसने बोला कि जितना ज्यादा मास है दो ऑब्जेक्ट्स का, उतना ज्यादा ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा। ऑब्वियसली डस्टर एंड ये मार्कर एक दूसरे पे जितना भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये मुझे नहीं पता, डिपेंड करता है इनके मासेस पे। क्या उतना ही फोर्स मैं और ये पेन अप्लाई करेगा फोर्स? नहीं ना, ऑब्वियसली चेंज तो होगा, ये तो डिपेंड करेगा ना मासेस पे। तो न्यूटन ने यही बोला, सर आइजक न्यूटन ने यही बोला कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन any two objects is directly proportional, is directly proportional to product of the two masses, product of two masses। उसने बोला कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन द मास। जितना ज्यादा मास दो ऑब्जेक्ट्स का, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, लाइक यहां पे पहले ये दो ऑब्जेक्ट से कुछ लाइक से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे, ऑब्वियसली होगा नहीं 5 न्यूटन का। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, रिमेंबर दैट थिंग। दुनिया में 4 फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन नीचे है, ठीक है, सबसे पहले ऊपर कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद है ग्रेविटेशन, ठीक है। होपफुली कि मैंने सीक्वेंस सेम सही बोली होगी, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, नीचे ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है। ओके, सो ये जो फोर्स है, उसने बोला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस, ठीक है। जैसे हमारे पास यहां पे एक मास है m1 एंड ये मास है m2, ठीक है, एंड ये दूर है लेट अस से सेंटर टू सेंटर। ओके, अभी सेंटर टू सेंटर की बात नहीं कर, ये लेट से एक दूसरे से जो दूर है r है, ठीक है। मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, लेट से मैं इनको मान के चलूंगा पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट 1 है एंड ये ऑब्जेक्ट 2 है एंड ये r दूर है एक दूसरे से, ठीक है। सो न्यूटन ने बोला ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इनटू m2 है। जितना ज्यादा इनका मास, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ऑब्वियस तो है, ओके, ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियस ही है, ठीक है, लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितने उसको इसके लिए पढ़ना पड़ा होगा, ठीक है। उससे पहले गैलीलियो ने काम करा था, ठीक है, केपलर ने काम करा था, उससे पहले कोपरनिकस ने काम करा था। ये जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स है अराउंड द सन, ठीक है, इन पे काम करा था, तो बहुत सारा पढ़ना पड़ा होगा सो दैट कि इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। उसने ये भी बोला कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, मतलब जितने ज्यादा दूर वो, उतना फोर्स कम,
ठीक है, ऐसा लग रहा है ऑब्वियस ही है, ठीक है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स, ठीक है, दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आप आर को ज्यादा करोगे, आप इन दो के दरमियान की सेपरेशन को इंक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे डस्टर एंड पेन है, मैं इस पहले कुछ सेपरेशन पे है, मैं इनको इनकी सेपरेशन को ज्यादा कर देता हूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली फोर्स तो डिक्रीज हो जाएगा ना, यही तो न्यूटन ने बोला था। ओके, अब हम लेटर ऑन इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये आर स्क्वायर का मतलब क्या है, ठीक है, वाई देयर इज आर स्क्वायर, वाई देयर इज नॉट आर, ठीक है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मैं इन दो को कंबाइन करता हूं, ठीक है, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है दो मासेस के दरमियान, एक का मास m1 है एंड दूसरे का मास m2 है एंड वो एक दूसरे से r की सेपरेशन पे है, तो अगर मैं इन दो फोर्सेस को कंबाइन करूं, मतलब कि इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करूं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। ओके, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, उसने ये मैग्नीट्यूड की बात करी, ठीक है, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड क्या है, कितना फोर्स, हाउ मच, ओके, नंबर, ओके, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसको हम बोलते हैं मॉड, ठीक है, ऊपर ये साइन है, ये वेक्टर की साइन है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। सो मैं यहां पे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा देता हूं एंड एवरीबडी नोज कि वहां पे एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, g टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो ये थी वो फार्मूला जो न्यूटन ने दी थी, ठीक है। न्यूटन डायरेक्टली सेड कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड जब हम इसकी लाइक दो इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो लाइक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम्स आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ओके, एंड बाय कन्वर्टिंग प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वालिटी वी पुट a some constant and that constant is gravitational constant, and as far as I remember Cavendish ने इसका experimental value find किया था g का, okay, and you must be knowing that g equals 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square, ठीक है। इस g का वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे लेटर ऑन। 6.67 into 10 to the power minus 11, अगर इसका यूनिट लिखना है, so here is Newton force, r square means meter square, and here is m1 m2 kg square, that would come out to down, ठीक है, kg square, ओके, ये इसका वैल्यू है। एंड ऑब्वियसली ये बात कर रहा है मॉड्यूलस की, मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड की। ये जो फॉर्मूला देती है हमें, ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देती है, क्या देती है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की फॉर्मूला, बट मैग्नीट्यूड वाइज ऑब्वियसली इसकी जो वेक्टर फॉर्म है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वेक्टर फॉर्मेशन, ठीक है, इसको हम वेक्टोरियली कैसे लिखे, इस फार्मूला, इस जो फोर्स है, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, सो आई हैव टू फाइंड इट इज डायरेक्शन एज वेल, आई मस्ट बी नीडिंग इट्स डायरेक्शन एज वेल। सो इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं ग्रेविटेशन में, ठीक है। सो वो आप चेक कर लीजिए, लेकिन यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की, ठीक है। F equals g times, simply g is some constant 6.67 into 10 power minus 11, and m1 is mass of one object, m2 is mass of another object, r is the separation, उसका स्क्वायर लेके चलना है। Is that okay? So there are certain restrictions, okay? इस फॉर्मूला को हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते किसी सिचुएशन में। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे एक मास देख लिया, वहां पे एक और मास देख लिया, m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर कर लिया, ठीक है, नहीं, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, ओके। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है दैट यू मस्ट बी नोइंग, ओके। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है, सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, ठीक है। we apply Newton's law of gravitation only on point objects, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मतलब, ओके, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पे बात करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी डायमेंशन, जिनका साइज, जिनके डायमेंशन या साइज बहुत छोटे होते हैं एज कंपेयर टू द
separation between them. Okay, we apply Newton's law of gravitation only on point objects. Let us say यहां पे मेरे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है लेट अस से 1 मीटर. ओके, एंड यहां पे मैंने एक और स्फीयर लाया है जिसकी रेडियस है 1 मीटर. ठीक है, तो इनका डायमेंशन कितना है? इनकी तो रेडियस 1 मीटर है एंड ये एक दूसरे से कितना दूर है? लेट से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे मैंने रखा. क्या मैं यहां पे अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता. ठीक है, मैं यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकता. ओके, मैंने इसका मास देख लिया. ओके, एंड दूसरे का मास देख लिया एंड m1 m2 करके डिवाइड बाय r स्क्वायर करके अप्लाई कर लिया. नहीं. ओके, सो ये हम उन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स का जो इनके डायमेंशंस होंगे. ठीक है, और जो जिनका साइज बहुत छोटा होता है. ठीक है, वी अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओनली ऑन ऑब्जेक्ट्स. ओके, ऑन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, मतलब which has size very small as compared to separation. ठीक है, हमें वो ऑब्जेक्ट्स छोटे दिखने चाहिए एज कंपेयर टू द सेपरेशन. लेट से एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस है लेट से 1 मीटर की एंड दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी भी रेडियस है 1 मीटर की. ठीक है, एंड वो हमने लेट से 1000 किलोमीटर की दूरी पे रखा. वहां पे हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज इनके दरमियान की डिस्टेंस, इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान की सेपरेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर डायमेंशंस. डायमेंशन मतलब उनके साइज. ऐसा नहीं है कि साइज बहुत बड़ा हो एंड सेपरेशन बहुत छोटी हो. उस टर्म्स में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, हम इसको मतलब कि दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते. वायर वी कैन नॉट अप्लाई इट एक्सटेंडेड बॉडीज में. वी कैन नॉट अप्लाई एक्सटेंडेड बॉडीज डज नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, वो एक दूसरे पे कंफ्यूज मत हो जाना. ठीक है, यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना. वो एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ शेप. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई नहीं कर सकते. करते हैं, लेकिन मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वहां पे यूज नहीं कर सकता हूं वो फोर्स निकालने के लिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं बोल रहा हूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैं ग्रेविटेशन फोर्स की बात नहीं कर रहा. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्हीं सिचुएशंस में एप्लीकेबल होता है जिन सिचुएशंस में हमारे मासेस बहुत ज्यादा छोटे होते हैं एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, मतलब कि उनकी सेपरेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए सो दैट कि मैं इन दो पॉइंट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर सकूं. ठीक है, एक बड़ा स्फीयर और दूसरा बड़ा स्फीयर, एक उनको साइड बाय साइड रखा. ठीक है, मिला जुला के रखा. एक दूसरे पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो अप्लाई करते हैं, लेकिन निकालने के लिए मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता. मुझे वहां पे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी. ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास यहां पे एक रॉड है. ठीक है, एंड यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1 एंड इसका मास है m2. ओके, मैं ये नहीं कर सकता यहां पे F इनके दरमियान का फोर्स ऐसे लिखूं G टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. मतलब लेट्स से ये दूरी r है. नहीं, और कोई मान के चलेगा कि मैं इस मास के, ये जो रॉड है इसका मास यहां पे सेंटर पे मान के चलूंगा. ठीक है, बाद में ये वाली डिस्टेंस कंसिडर करूं. लेट्स से दिस इज r1. ठीक है, एंड मैं लिखूंगा इसका फोर्स F इक्वल्स G टाइम्स m1 m2 डिवाइड बाय r1 स्क्वायर. नो, वी कैन नॉट डू दिस. दिस इज टोटली अब्सर्ड. इन वाले सिचुएशंस में हम क्या करते हैं? इन वाले सिचुएशंस में हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं. ओके, मैं इस पे प्रॉब्लम्स लूंगा. ठीक है, मैं इस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स लूंगा सो दैट कि इस आइडिया को आप टोटली अंडरस्टैंड कर सको कि हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो इन वाले सिचुएशंस में हम क्या करते हैं? मतलब एक्सटेंडेड बॉडीज डज नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. व्हाट वी डू हियर, वी डू इंटीग्रेशन. हम यहां पे क्या करते हैं? हम यहां पे इंटीग्रेशन करते हैं. इंटीग्रेशन का यूज करते हैं वो फोर्स निकालने के लिए जो फोर्स ये एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं, उसका नंबर, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक दूसरे पे तो फोर्स अप्लाई करते हैं, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है बिकॉज न्यूटन ने कहा कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स दुनिया के एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, अब निकालने के लिए उसने तो एक फॉर्मूला दे दी F इक्वल्स G टाइम्स m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर. लेकिन वो फॉर्मूला थोड़ी हर जगह पे एप्लीकेबल है. नहीं, वो फॉर्मूला उन्हीं सिचुएशंस में एप्लीकेबल डायरेक्टली होती है.
मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टली। डायरेक्टली एप्लीकेबल उन्हीं सिचुएशंस में होती है जहां पे हमारी सेपरेशन बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड जिन सिचुएशंस में हमारा साइज बहुत बड़ा होता है, जैसे यहां पे रॉड है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस वाले सिचुएशन में डायरेक्टली मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज नहीं कर सकता हूं, इसका अवेल नहीं कर सकता हूं फोर्स निकालने के लिए, बट रादर आई हैव टू यूज द इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। मुझे यहां पे इस रॉड को छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, डीएम डीएम डीएम, सो दैट कि मैं उस डीएम को थोड़ा आइडिया ले लो, ठीक है, सो दैट मैं उस डीएम को ना, उस छोटे छोटे डीएम को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकूं, ठीक है। मैं यहां पे इसको डीएम, अंदर डीएम डीएम, छोटे छोटे मासेस, छोटे छोटे मासेस, उन छोटे छोटे मासेस को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करना चाहूंगा, ठीक है। बाद में इस पे लगने वाला फोर्स, इस पे लगने वाला फोर्स, इस पे इसकी वजह से फोर्स, इस पे इसकी वजह से फोर्स, बाद में उनका इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। इज दैट ओके? सो आपने देखा, हम इसको उन्हीं जगह पे अप्लाई करते हैं, हम इस फोर्स को, ये फॉर्मूला निकालने, हमारे पास जो फॉर्मूला है फोर्स निकालने के लिए, हम इसको उन्हीं सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं जिन सिचुएशंस में हमारे ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे होते हैं एंड उन दो ऑब्जेक्ट्स की जो सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा हो, एंड हम इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। जब हमारे पास एक रॉड है और हमारे पास ये डस्टर है, जैसे हमारे पास ये डस्टर है एंड हमारे पास ये मार्कर की कैप है, क्या हम इसका m1 m2 by r स्क्वायर करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। इज दैट ओके? सो हम इस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है ये वीडियो, ओके। मैं इसके रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ओके, मैं एक्सटेंडेड बॉडीज पे 2-4 प्रॉब्लम्स लूंगा, ठीक है। मैं लाइक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे हमारे पास 2-4 पार्टिकल होंगे, उनका फोर्स कैसे हम निकालें, ट्रायंगल में हम फोर्सेस रखेंगे, पार्टिकल्स रखेंगे, उनका फोर्स निकालेंगे। इज दैट ओके? ओके, सो हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है इसकी प्रॉपर्टीज। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें किसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है? ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल टू एनी टू बॉडीज है, ओके। एंड ओके, वन मोर थिंग, एंड ये जो कांस्टेंट है वहां पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज सेम फॉर एनी टू बॉडीज, एनी टू बॉडीज, ओके। जैसे हमारे पास अगर ये मून है एंड ये अर्थ है, ठीक है, इनके दरमियान की सेपरेशन लेट से r है, तो यहां पे जो g का वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10⁻11, ओके। अगर हम अर्थ एंड सन की बात करेंगे, सन एंड मास की बात करेंगे, g का वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस g एज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इट्स वैल्यू इज सेम फॉर एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स। इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है कि मैंने पहले 2 ऑब्जेक्ट्स लिए, फिर बाद में दूसरे 2 ऑब्जेक्ट्स लिए, फिर तीसरी जगह पे मैंने कोई 2 ऑब्जेक्ट्स ले लिए, जी का वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, ओके। जब भी ये फोर्स 2 ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, ठीक है, ये एक्ट करता है along the line joining the two centers। लाइक हमारे पास ये m1 है एंड ये m2 है, ओके, ये मास m1 एंड ये मास m2, ठीक है। ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये वाला इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। सो वो जो फोर्स होगा वो along the line होगा, ये जो लाइन है along the line होगा। इट्स अ सेंट्रल फोर्स मींस it acts along the line, it acts
along the line joining two centers. ठीक है, जो दो सेंटर्स को ज्वाइन करेगी लाइन, उसी लाइन के अलोंग ये एक्ट होता है. ये वाला उस पे फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, एंड ये वाला इस पे फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में. एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है. ये अब आप बोलोगे ये तो ऑब्वियस है, लेकिन 12th में जब हम चार्जेस की बात करते हैं वहां पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कभी अट्रैक्टिव होता है, कभी रिपल्सिव फोर्स होता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज. ठीक है, अगर हमारे दो चार्जेस सेम पोलैरिटी हो लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो देयर इज रिपल्सिव फोर्स, एंड इफ दे हैव अपोजिट पोलैरिटी, सो उस वाले सिचुएशन में हमारा फोर्स अट्रैक्टिव होता है. इज दैट ओके? सो इट इज अ सेंट्रल फोर्स, मींस इट इज एक्टिंग along the line joining the two centers of the two objects. ठीक है, ये m1 है, ये m2 है, ये along the line join जो हो रहा है, जो दो सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है लाइन, उसी के along ये एक्ट करता है. ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. इज दैट ओके? सो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. हम तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखेंगे. तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल force does not depend on medium, or we can say it is medium independent. ओके, मैंने ये दो ऑब्जेक्ट्स रखे. ठीक है, मैंने इनको आयर में रखा. ठीक है, ऑब्वियसली मैं कंसीडर करूंगा ये बॉक्स है, मैंने इनको आयर में रखा कुछ सेपरेशन पे, लेट्स से 3 मीटर्स की सेपरेशन है इनका. जैसे इनकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, बिकॉज मैंने इन ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करना है. ठीक है, ओके, ये लेट्स अज्यूम कि ये 0.5 न्यूटन का फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं. ठीक है, ये उस पे अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, ये वाला इस पे फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में. ओके, अगर मैं इन्हीं दो मासेस को वाटर में डालूं, अगर मैंने इस आयर को खत्म किया यहां पे एंड मैंने इसमें वाटर डाल दिया, ठीक है, मैंने कुछ सिचुएशन चेंज नहीं की. ऐसा नहीं है कि मैंने दो ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को चेंज किया या इनके मासेस को चेंज किया, नहीं, मैंने सिर्फ मीडियम को चेंज किया. मतलब कि जहां पहले आयर था वहां पे मैंने अब वाटर डाल दिया. क्या ये 0.5 न्यूटन का फोर्स चेंज होगा? नहीं होगा, बिकॉज इट इज मीडियम इंडिपेंडेंट. ये मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता है कि आप ऑब्जेक्ट्स को कहां पे रख रहे हो. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बिकॉज 12th में यही फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होता है. ठीक है, यहां पे जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G होता है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. कोई भी दो मास ले लो या G रख लो, वही वाला. ओके, बट जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, ठीक है, दो चार्जेस के दरमियान का फोर्स, वहां पे हमारा कांस्टेंट K होता है 1/4 पे एप्सिलॉन 0, 9 into 10⁻9, बट दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू द आयर. जब हम चार्जेस को एयर में रखते हैं, अगर मैं दो चार्जेस को ये दो चार्जेस है, इनको आयर में रखा एंड बाद में इन्हीं दो चार्जेस को सेम सेपरेशन पे वाटर में रखा, हमारा फोर्स चेंज होगा. ओके, बिकॉज हमारा फोर्स वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला फोर्स वो मीडियम डिपेंडेंट होता है. ओके, मीडियम चेंज किया, फोर्स चेंज. ओके, बट ये वाला फोर्स हमारा मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता है. इज दैट ओके? आपको ये तीनों प्रॉपर्टी समझ आई? ओके, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फोर्थ एंड फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी. ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है अगर आपका ऑब्जेक्ट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, आप ये एनसीईआरटी में दोनों पॉइंट देख सकते हो, फोर्थ वाला एंड फिफ्थ. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं? स्फेरिकली सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल मतलब कि वो एग्जैक्टली स्फीयर हो, जैसे हमारी अर्थ स्फीयर है. ठीक है, बट लेट्स अज्यूम फॉर सम टाइम कि मैं इसको पूरा स्फेरिकली सिमेट्रिकल अज्यूम लेके चलता हूं. ठीक है, बट ऐसा नहीं होता. अगर हमारा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है एंड ये क्या है? सिमेट्रिकल. ऐसा नहीं है कि एक जगह पे इसका बल्ज है या एक जगह पे बल्जिंग आउटवर्ड है और बल्जिंग इनवर्ड है. ठीक है, नहीं, स्फीयर है एग्जैक्टली जैसे आपकी फुटबॉल है. एंड कोई मास अगर बाहर है, अगर कोई मास, सॉरी, ओके, अगर कोई मास बाहर है यहां पे
इसका मास मैं मान के चलता हूं m1 एंड इसका मास m2, ठीक है। ये जो स्फेरिकल सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? बोल रही है कि अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट स्फेरिकली सिमेट्रिकल हो, उसके बाहर एक ऑब्जेक्ट बैठा है जिसका मास m1 है, तब जाके ये वाला उस पे फोर्स अप्लाई करेगा इस तरीके से। पूरा सुनो, ये वाला ऑब्जेक्ट उस पे फोर्स अप्लाई करेगा इस तरीके से एज इफ दिस ऑब्जेक्ट, जो मास है, इस ऑब्जेक्ट का मास है वो पूरा कंसंट्रेटेड है एट इट्स सेंटर, ठीक है। मतलब कि इस वाले सिचुएशन में मैं इस m2 का मास सेंटर पे मान के चलूंगा, ठीक है। दैट इज एप्लीकेबल टू ओनली स्फेरिकल सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं उन वाले सिचुएशंस में क्या होता है, उन वाले सिचुएशंस में हम अज्यूम लेके चलते हैं कि ये जो इसका मास है इसको यहां पे सेंटर पे मैं अज्यूम लेके चलूंगा। सो इन केस ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स we assume mass of sphere is concentrated at its center, or we can say spherically symmetrical property says this object that is spherically symmetrical will apply force on the mass m1 as if the mass of this m2 is फोकस्ड, और वो कहां पे assume लेके चलते हैं, इसके सेंटर पे लेके चलते हैं, एज इफ होल मास इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट ये नहीं है यहां पे, ठीक है। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट ये सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट नहीं। अगर ये सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट होता तब इन वाले सिचुएशंस में एप्लीकेबल होता। जैसे हमारे पास ये रॉड है, ठीक है, एंड यहां पे एक और ऑब्जेक्ट है m1, सेम इस वाले सिचुएशन में क्या है, ये m2 है एंड ये m1 है। क्या मैं इस m2 का मास इसके सेंटर में अज्यूम करके चल सकता हूं? नहीं कर चल सकता हूं। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिकल एंड दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली, हम इसका यूज उसी सिचुएशन में कर सकते हैं जब हमारा एक ऑब्जेक्ट कैसा हो, स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। मैं ऐसा मान के नहीं चल सकता कि इस रॉड का मास इस सेंटर पे अज्यूम करके चलूं, ठीक है, नो। सो स्फेरिकली सिमेट्रिकल जो प्रॉपर्टी, स्फेरिकली सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है, वो कहती है अगर हमारे पास एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो एंड कोई ऑब्जेक्ट बाहर हो, ये उस पे फोर्स अप्लाई करेगा एज इफ द मास ऑफ दिस होल स्फीयर इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। इज दैट ओके? ओके, एंड स्फेरिकली, ये स्फेरिकल सिमेट्री शेल में भी एप्लीकेबल है, याद रख लेना। ये हम शेल में भी अप्लाई करते हैं एंड ये हम सॉलिड स्फीयर में भी अप्लाई करते हैं, सॉलिड स्फीयर में भी अप्लाई करते हैं। मतलब अगर ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लेट्स से एक फुटबॉल है, ठीक है, और यहां पे दूसरा स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस इज सम काइंड ऑफ दैट एप्पल। एप्पल तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता नहीं है, ठीक है, बट कोई ऐसा एप्पल हो जो पूरा स्फीयर जैसा हो। इज दैट ओके? अच्छा, ओके, स्माइली इज ओके, स्माइली इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। स्माइली इज तो देखा होगा, ठीक है, स्पेल चेक कर लेना। अगर हमारे पास यहाँ पे एक स्माइली है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, मतलब कि सॉलिड है, ये वाला क्या है, हॉलो है, ठीक है। दैट इज वाई ये स्फेरिकल शेल है एंड इसको हम हॉलो स्फीयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। शेल भी लिख सकते हो और हॉलो स्फीयर भी लिख सकते हो, हॉलो स्फीयर, ठीक है। ये हॉलो स्फीयर फुटबॉल इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगी इस तरीके से एज इफ द मास ऑफ दिस होल फुटबॉल इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। एंड अगर यहां पे एक स्माइली है एंड यहां पे एक और ऑब्जेक्ट है m1, दिस इज m2, दिस m2 विल अप्लाई फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट एज इफ द मास ऑफ दिस स्माइली इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। इज दैट ओके? ये शोर कर रहे हैं थोड़े, मैं इनको चुप करा देता हूं प्लीज। स्टॉप कर बारिश rummas muss gehen. Sorry. Okay. So, okay, because this object is not spherically symmetrical, so मैं इस प्रॉपर्टी का यहां पे यूज नहीं कर सकता। Is that okay? Okay, very important next प्रॉपर्टी, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर आपका हॉलो ऑब्जेक्ट हो कोई, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल हो, अगर ये भी स्फेरिकल सिमेट्री पे भी एप्लीकेबल है। स्फेरिकल सिमेट्री मतलब स्फीयर हो, पूरा स्फीयर हो, कहीं पे बल्ज इनवर्ड बल्ज आउटवर्ड नहीं हो, ठीक है। अगर हमारा स्फेरिकल सिमेट्री ऑब्जेक्ट हो बट वो क्या हो, हॉलो हो। क्या है? हॉलो ऑब्जेक्ट, मतलब कि फुटबॉल जैसा। इज दैट ओके? एंड उस वाले सिचुएशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखा जाएगा, लेट्स से ये मास है m2, किसका मास है,
इस फुटबॉल का, मैंने अंदर कोई चींटी है हवा में, कोई उसके अंदर वाले स्पेस में M1 है, ठीक है। ये जो M2 इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, नेट फोर्स इस पे M1 वो 0 होगा। ये जो चींटी है ना, वो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील ही नहीं करेगी, ठीक है। आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेशन आ जाती है लेटर ऑन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्फेरिकली सिमेट्रिकल हो बट हॉलो हो, अंदर से खाली हो, एंड अगर आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहां पे रख रहे हो, अंदर रख रहे हो, उसके अंदर, वो जो अंदर वाला ऑब्जेक्ट वो फील ही नहीं करेगा फोर्स इस बाहर वाले की तरफ से, ठीक है। वो इस पे लगने वाला फोर्स इसकी तरफ से, मतलब कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस पे जो फोर्स है किसकी वजह से, इस बाहर वाले स्फीयर की वजह से, वो 0 होगा, ठीक है। नेट फोर्स 0 होगा। व्हाई? बिकॉज अब इसके थोड़ा एनालिटिक में बता दूंगा, मैथ नहीं बताऊंगा, बट यहां पे इसकी थोड़ी एनालिसिस, ठीक है। ओके, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। जैसे ये वाला हिस्सा यहाँ पे M1 है, M ओके, ये वाला हिस्सा DM 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 DM, छोटे छोटे हिस्से DM 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 DM। देखो इस वाले ऑब्जेक्ट पे ये वाला फोर्स ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये भी इस पे अट्रैक्ट करेगा, ये भी इस पे अट्रैक्ट करेगा, ये भी इस पे अट्रैक्ट करेगा, ये वाला भी इस पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। सो इन ओके, ये वाला भी फोर्स ऐसे अट्रैक्ट करेगा एंड ये वाला भी फोर्स ऐसे अट्रैक्ट करेगा। अब देखो ये वाला भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा इस वाले डायरेक्शन में, बट इसका फोर्स इस डीएम का छोटा ही होगा। व्हाई? बिकॉज इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। ये वाला डीएम इस पे फोर्स अप्लाई करेगा लेकिन ज्यादा करेगा, क्यों? बिकॉज ये इसके नजदीक है। ये वाला भी फोर्स इस पे ज्यादा अप्लाई करेगा बिकॉज ये वाला नजदीक है। ये वाला कम ही फोर्स अप्लाई करेगा बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है। इज दैट ओके? सो बट ये वाले जो कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ज्यादा है। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट्स से यहां पे एक और 9 एंड 10 है, बट वो कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, लेट्स से 6 ही है, वो 6 ही है, ये 10 है, लेकिन 10 वाले कम कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड 6 वाले ज्यादा ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इज दैट ओके? यहां पे ये वाला हिस्सा इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे ज्यादा फोर्स है बिकॉज ये वाला मास इनके नजदीक है। ओके, ये वाले बहुत ज्यादा हिस्से हैं लेकिन ये फोर्स कम अप्लाई कर रहे हैं एंड मिला जुला के इस पे जो नेट फोर्स है वो 0 आ जाता है। बिकॉज दैट इज वाई दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू स्फेरिकल सिमेट्री। अगर आप सेंटर में रखोगे वहां पे तो इजी से समझ आएगा। अगर हमारा स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, हॉलो है, ठीक है, लाइक फुटबॉल अंदर से खाली, यहाँ पे मैंने M2 रखा, M1 रखा, मैंने इसका मास M1 रखा, ठीक है। ये वाला इस पे ऐसे फोर्स अट्रैक्शन, ओके, ये वाला यहाँ पे इस पे ऐसे कैंसल, खत्म। ओके, ये वाला इस पे ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाला हिस्सा इस पे ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खत्म। ओके, ये वो ऐसे जैसे हो गया, राहुल गांधी जैसे होगा, खत्म, ठीक है। ओके, ये वाला इस पे फोर्स अट्रैक्शन, ये वाला इसके अपोजिट में, खत्म। इज दैट अंडरस्टूड? सो अगर कोई भी हॉलो ऑब्जेक्ट हो लेकिन स्फेरिकली सिमेट्रिकल हो, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, वो ऑब्जेक्ट इसकी वजह से नेट फोर्स फील 0 करेगा। इज दैट ओके? ये दो प्रॉपर्टीज, इनमें से ये वाली प्रॉपर्टी सॉलिड के लिए, ठीक है, मतलब कि एक सॉलिड स्फीयर के बाहर अगर कोई मास रखा जाएगा, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर उस पे ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा एज इफ द मास ऑफ दिस हॉलो और सॉलिड स्फीयर इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ठीक है। ओके, इस पे हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, यहां पे मैं इसका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट बता रहा हूं। इज दैट ओके? ओके, लास्ट वाली प्रॉपर्टी इसकी है, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये नहीं, दो प्रॉपर्टीज और है। ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स है, क्या है ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स है। कॉन्जर्वेटिव फोर्स, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स में हम वहीं पे पढ़ते हैं, एनएलएम में पढ़ते हैं, ठीक है, बट यहां पे थोड़ा मैं बता देता हूं। कॉन्जर्वेटिव फोर्स, कौन सा वाला फोर्स कॉन्जर्वेटिव है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? कॉन्जर्वेटिव फोर्स है। मतलब उसका क्या है? मतलब उसका यह है कि वर्क डन by gravitational force is independent of path, ठीक है। ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है वर्क डन, इसकी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से यहां पे अर्थ है, ठीक है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से ए से बी लेना है, ठीक है, ए से बी लेना है, मैं किसी भी तरीके से ले सकता हूं। मैं इसको डायरेक्टली ऊपर ले सकता हूं, लेट्स से मेरा वर्क डन का वैल्यू W1 आया, मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं, W2 आया, मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं, W3 आया, हो सकता है मैं इसको ऐसे लूं, W4 आया, मैं इसको ऐसे लूं,
W5 आया, डिफरेंट वर्क डन आएगी क्या? नो, सेम वर्क डन, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ओके, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। इनकी जो वर्क डन होती है ना, वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन, okay, from initial to the final position, okay. Or you can define it another way, work done by gravitational force or any conservative force depends on initial and final position, किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। इट डजंट डिपेंड आप कैसे पहुंचे। इज दैट ओके? ओके, एंड और यू कैन से, इसकी एक और डेफिनेशन है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अगर हम साइक्लिक में चले, ठीक है, एक क्लोज्ड पाथ में चले, मतलब कि मैं यहां से यहां गया, फिर यहां से वापस आया, मैंने एक क्या ली? क्लोज्ड लूप और क्लोज्ड पाथ। वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो। वर्क डन by which force? By gravitational force or conservative force is zero in closed paths, ठीक है। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं जल्दी में, ठीक है। जैसे हमारी ये अर्थ है, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको यहाँ पे लेना है, ओके। यहाँ पे मैं ए मान के चलता हूँ, ये यहाँ पे बी मान के चलता हूँ, एंड मैं मान के चलता हूँ कि इनकी ये हाइट बहुत छोटी है, सो दैट की ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही है इस हाइट पे, ठीक है। इस पे लगने वाला फोर्स mg नीचे है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ओके। और वेट की जब हम बात करते हैं, और मैं यहाँ पे इसको मान के चलता हूँ हाइट, ठीक है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, सो वर्क डन का वैल्यू W1, लेट अस से फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंगल कितना है? नीचे mg है, ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मींस 180, दैट मींस mgh cos of 180 is -1 mgh minus times दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और मैं इसको ऐसे लूं, पहले, बाद में ऐसे, चार पाथेस ए और बी तो वहां पे, ओके, इसको डी लेके चलता हूं, ठीक है। वर्क डन वो W1 फ्रॉम ए टू डी, ये कहां से है? ए टू डी, एंड फिर बी सी, मैं ए से बी जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा, सी से डी जाऊंगा, ठीक है, ओके। इस वाले सिचुएशन में जब ये यहाँ पे होगा, इसका नीचे mg है, ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट जिसकी बात करते हैं, ठीक है। एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट है राइट की तरफ है, एंगल कितना है? 90 डिग्री का है, एंड वर्क डन W2 का वैल्यू क्या आएगा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, लेट से ये d है टोटल डिस्प्लेसमेंट, और s मान के चलते हैं, f डॉट s, और विच इज fs cos ऑफ 90, बिकॉज फोर्स नीचे है, ये वाला ऐसे है, ठीक है। cos 90 कितना हो गया? जीरो। वर्क डन जीरो इस वाले सिचुएशन में। b से c, ये तो h ही है, बिकॉज जितना ये है इतना ही ये है। सो ये वाली सिचुएशन एंड ये वाली सिचुएशन सेम ही है। सो W3 अगर मैं इस पे मान के चलता हूँ, वर्क डन W3 आएगी, वो कितनी आएगी? वो आएगी -mgh ही, ठीक है, -mgh, ओके। एंड बाद में इस वाले सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन सेम ही है। सो इसमें भी फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, सो एंगल 90 है, सो वर्क डन 0, सो W4 इक्वल 0, ओके। इसमें मैं मान के चलता हूँ W2, दिस इज W3, दिस इज W4, दिस इज W1, ओके। पहले हमने देखा W1 कितना है, यहां से यहां तक हमारी वर्क डन का वैल्यू -mgh, एंड जब मैंने इसको दूसरे पाथ से ले लिया, W2 प्लस W3 प्लस W4, W2 प्लस W3 प्लस W4, उसका वैल्यू क्या आएगा? W2 का वैल्यू 0 है, W3 का वैल्यू -mgh है, W4 का वैल्यू फिर से 0 है, सेम ही वैल्यू आया, एंड ऑब्वियसली आना भी चाहिए, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो इसका वैल्यू पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। और यू कैन से, अगर क्लोज्ड पाथ में देखो, यहां से यहां तक वर्क डन का वैल्यू क्या आया? -mgh। अगर मैं वापस देखो, मैं ऐसे जाऊंगा, फिर नीचे आऊंगा, टोटल वर्क डन यहां से मैं गया ऐसे वापस उसी, टोटल वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा? 0। क्यों? देखो, इस वाले केस में 0 वर्क डन, बिकॉज एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90। फिर इस वाले सिचुएशन में -mgh, ओके। इस वाले में 0, इस वाले में क्या आएगा? mgh, बिकॉज नीचे mg है, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में, h भी उसी डायरेक्शन में, सो एंगल कितना है? 0 डिग्रीज, ओके। cos 0 कितना हो गया? 1। सो इस वाले सिचुएशन में 0 -mgh 0 प्लस mgh, टोटल कितना हो गया? Work done 0. So work done in a closed path is
जीरो। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, इसमें मैं यहां पे डिटेल्स में नहीं लूंगा कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स हम अलग से पढ़ते हैं। इज दैट ओके? सो लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है? अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रही है, सो दूसरी बॉडी भी इस वाले पहले वाले पे फोर्स अप्लाई करती है, एंड वो फोर्स बराबर होता है। क्या होता है? वो बराबर होता है, सेम मैग्नीट्यूड का होता है, एंड अपोजिट डायरेक्शन का होता है। दैट मीन्स दे फॉर्म द एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, क्या करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब अगर यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है m1 एंड यहां पे दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है m2, ओके, इनके दरमियान की सेपरेशन है r, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे F1 2 फोर्स, इसको फोर्स 1 2 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, ड्यू टू 2। ओके, यहां पे फोर्स, इस ये वाला फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है इस डायरेक्शन में। ओके, ये टोटल क्या है? R। ओके, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इनके दरमियान का जो फोर्स है, ये जो इस पे फोर्स अप्लाई करता है एंड ये जो इस पे फोर्स अप्लाई करता है, वो दोनों सेम मैग्नीट्यूड में होंगे, ठीक है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा। जितना ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, वो भी उतना ही फोर्स इस पे अप्लाई करेगा। मतलब कि वहां पे कोई बयास नहीं होगा, ठीक है, देयर इज नो बयास व्हेन इट कम्स अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। जितना फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करता है, दूसरा भी उतना ही फोर्स पहले वाले पे अप्लाई करता है। एंड उनकी क्या होती है? उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। उनकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये वाला फोर्स 1 2 इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो डेफिनेटली ये वाला माइनस एक्सिस में होना चाहिए, माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। दैट इज व्हाई दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं। किसके एक्शन रिएक्शन पेयर? न्यूटन एक्शन रिएक्शन पेयर। बिकॉज सेम नेचर तो है ही, ये भी ग्रेविटेशन है, वो भी ग्रेविटेशन है। ये जो एक्शन, जितनी एक्शन है उतनी ही रिएक्शन है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। इज दैट ओके? सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने बस थ्योरेटिकल पार्ट ले लिया। मैं फिर से बता रहा हूं, ये पार्ट रहेगा इंपॉर्टेंट 11th के लिए, नीट के लिए भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लेकिन जो नेक्स्ट वाले वीडियो, इन पे जो प्रॉब्लम्स आती है एक्सटेंडेड बॉडीज में, हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हम वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे नेट फोर्स निकालने के लिए, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे मैं ट्रायंगल पे रखूंगा, सेंट्रॉइड पे नीचे बीच में रखूंगा, ओके, किसी का मास चेंज करूंगा, इज दैट ओके? मैं कर्व लूंगा, हाफ कर्व लूंगा, 1/4 ऑफ कर्व लूंगा, ठीक है, कोई अंदर मास होगा, रॉड लूंगा। सो उन सारे, ओके, स्फेरिकल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स लेंगे, उन वाले सिचुएशन में ये जो प्रॉपर्टीज कैसे इस्तेमाल होती है, सो वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। बट तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करिएगा। होपफुली आप इस वीडियो को अंडरस्टूड कर पाओगे। ओके, आई होप कि आपने करा होगा इस वीडियो को, और इस जो भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे बताई उसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच।